मैंने 6वीं या 7वीं डंकी लगाई। मेरी वालदा ने कहा कि बस करो आप, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने एक ज़िंदगी का आज़म बनाया है, मैं एक दफ़ा यूरोप ज़रूर जाऊंगा। ऐसे ऐसे एजेंट मिले जिन्होंने लड़कों को रस्सों से बांध दिया, लड़कों को नंगा कर दिया। जो लड़का खूबसूरत होता था उस लड़के से 5-5 एजेंट किया करते थे। जिस शिप में 100 बंदों की कैपेसिटी है, उस शिप में 200 या 400 बंदा बिठा दिया जाता है। मेरे पास एक पानी का बैग था, कुछ चंद चने थे, चंद बिस्कुट के पैकेट थे और मेरे पास एक खंजर था। मैंने एक फोर्स की ट्रेनिंग की हुई है और मेरे उस्ताद ने मुझे जंगल में रहने का सर्वाइवल सिखाया था। 2-2 3-3 दिन जंगल में ही रहते थे, उधर ही सोते थे, उधर ही खाना खाते थे और आबशार के पानी से नहा लेते थे। जब भी आर्मी का ट्रक बॉर्डर के रेंज में आता था, मार मार के एक लड़के के उन्होंने यहाँ तक के उसकी एक पसली फ्रैक्चर कर दी। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट शामला बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। आज हमारे साथ एक ऐसे डंकी लगाने वाले शख्स मौजूद हैं जो 2008 में पहली दफ़ा डंकी लगाने के लिए पाकिस्तान से निकले थे और 8 डंकियों के बाद 9वीं डंकी में कामयाब हुए और बहुत सारे मसाइल देखे, गारों में सोए और इन्होंने जानवर खाए, बहुत ही मुश्किल सफ़र काटा और आज ये जर्मनी में मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें पढ़ाते हैं। जो पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं जर्मन ज़बान पढ़ाते हैं और फ़ारसी ज़बान पढ़ाते हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी थी। सबसे पहले मैं ये कहूँगा प्यारे पाकिस्तानियों, जैसे कि लीबिया के समंदर में एक शिप डूब गया और कोई भी शिप जो एजेंट ख़रीदते हैं उस शिप की मुद्दत पूरी हो चुकी होती है। जिस शिप में 100 बंदों की कैपेसिटी है, उस शिप में 200 या 400 बंदा बिठा दिया जाता है और वो शिप 3 दिन में इटली या स्पेन पहुंचना होता है। लेकिन उस शिप में ना तो कोई वायरलेस होती है, ना कोई खाने पीने का मुकम्मल इंतज़ाम होता है। मैं आपको इस हकीकत से आगाह करना चाहता हूँ कि एजेंट सब्ज़ बाग दिखा के लोगों को मुख्तलिफ हीले बहानों से दूसरे मुल्क तो ले जाते हैं, लेकिन आगे उन्हें मौत के हवाले कर देते हैं। जब भी हम डंकी लगाते थे और यूनान की नहर पे पहुंच जाते थे, उस नहर का नाम है कोरिनिथ नहर के ऊपर आर्मी आ जाती थी, हमें पकड़ लेती थी, या ऐसा होता था हम भाग जाते थे, जंगल में जाके छुप जाते थे। जब भी आर्मी का ट्रक बॉर्डर के रेंज में आता था, हम वहीं से 1 किलोमीटर पीछे खड़े होते थे और हमें पता चल जाता था कि अब ट्रक हमारी तरफ आ जाएगा और हम अंधेरे का फ़ायदा उठा के जंगल में फिर वापस चले जाते थे और 2-2 3-3 दिन जंगल में ही रहते थे, उधर ही सोते थे, उधर ही खाना खाते थे और आबशार के पानी से नहा लेते थे। और हमारे पास खाने पीने का सामान कुछ इस तरह से होता था कि हम 12 घंटे बाद, आप समझ लें कि जैसे आधी रोटी खा ली या चने खा लिए या बिस्कुट खा लिए, और 24 घंटे में हमें 1 लीटर पानी मुहैया होता था। और आप यूँ समझ लें कि जैसे ढक्कन के हिसाब से हम पानी पीते थे। रूट कौन सा होता है पाकिस्तान से? एक मिसाल कि आप जर्मनी जा रहे हैं, आप जर्मनी गए थे ना, तो पाकिस्तान से जर्मनी का रूट क्या होगा? सबसे पहले यहाँ से ईरान का वीज़ा लगवाया जाता है, यहाँ से तेहरान चले जाते हैं। तेहरान से फिर ईरान के एजेंट आते हैं जो कि एक कुर्द कौम है, हमारे पठानों जैसा उनका कल्चर है। कुर्दिस्तान ईरान का एक सूबा है और वहाँ का एक शहर है बाज़रगान। तेहरान से बंदों को बाज़रगान ले जाया जाता है बसों की डिग्गियों में डाल के और मुख्तलिफ़ कारों में डालकर, मुख्तलिफ़ पहाड़ी रास्तों से। उन पहाड़ी रास्तों में पहाड़ के निचली सतह पे चलना होता है और जब ईरान का बॉर्डर क्रॉस करना होता है, वहाँ पर 2 रातें मुसलसल चलना होता है और दिन को सो जाना होता है। और वहाँ पर भी खाना सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए दिया जाता है। 24 घंटे में 1 या 2 पानी की बोतल, आपने उसी पानी की बोतल से ज़िंदा रहना है। बाज़-औक़ात वो पानी भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब आगे बाज़रगान से आगे? बाज़रगान से आगे फिर पहला शहर दियारबेकर आता है। दियारबेकर के गांव के लोग जो हैं वो भी कुर्दिस्तान के लोग हैं, कुर्द कौम है। वो हमें खाना देते हैं और भैंसों की हवेली जो होती है या जहाँ बकरे बांधे होते हैं, उसके पीछे एक बेसमेंट होती है खुफिया, अच्छा, जिसको सेफ़ कहते हैं डंकरों की ज़ुबान में, एजेंटों की ज़ुबान में सेफ़ कहा जाता है। वहाँ पर बंदों को सेफ़ कर दिया जाता है। वो एक छोटा सा गोदाम होता है जहाँ पर 50 बंदों को या 100 बंदों को मतलब सेफ़ कर दिया जाता है, उन्हें खाना दिया जाता है। तब तक उन्हें वहाँ पर रखा जाता है जब तक आगे सिग्नल क्लियर ना हो जाए कि आगे कोई नाका नहीं लगा हुआ, आगे आर्मी नहीं है, या फिर ज़्यादातर इंतज़ार किया जाता है जिस दिन बारिश होती है सुबह 4 बजे फिर सारे बंदों को निकाल लिया जाता है। बारिश के वक्त आर्मी और पुलिस के पहरे हट जाते हैं। अच्छा। उस वक्त डंकी लगाना ज़्यादा आसान होता है। तो आगे अब तुर्की जाएंगे, तुर्की से आगे? हाँ, दियारबेकर से फिर हम तुर्की चले गए। तुर्की पहुँचे, वहाँ पर हमने क़याम किया, वहाँ पर हमें पाकिस्तानी एजेंट मिले
और ऐसे ऐसे एजेंट मिले जिन्होंने लड़कों को रस्सों से बांध दिया ओहो वो और लड़कों को कर दिया। उनमें चंद वाक़यात ऐसे हुए कि जो लड़का खूबसूरत होता था उसका किया जाता था, ओहो उसके साथ ज़्यादती की जाती थी। कोई छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 16 साल 18 साल, रंग गोरा चिट्टा है, खूबसूरत है, उस लड़के से 5-5 एजेंट किया करते थे। ये तुर्की का वाक़या? ये तुर्की का वाक़या आपको इस्तांबुल का बता रहा हूँ। तो इसके बाद? उसके बाद इस्तांबुल के रास्ते में कुछ लड़कों को अगवा कर लिया गया। उनके घर वालों से 8 लाख रुपए डिमांड की गई और जिन लोगों ने जो कुर्द एजेंटों ने लड़कों को अगवा किया उनके साथ पाकिस्तानी मिले हुए थे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी एजेंट ना मिला हो और किसी को अगवा कर लिया जाए। पाकिस्तानी एजेंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे बड़ा रैकेट मंडी बावलदीन, गुजरात, सियालकोट, खारियाँ, ये पूरा इलाका जो है एजेंटों से भरा हुआ है। इस्तांबुल से 300 किलोमीटर के फासले पे कोरिनिथ नहर है। कोरिनिथ नहर को पार कर लें तो आगे यूनान शुरू हो जाता है। कोरिनिथ नहर पार करने के बाद कोरिनिथ नहर जो है वो क्या वो गहराई में है? कोरिनिथ नहर की मिसाल आपको यूँ दे सकता हूँ कि वो 150 से 200 मीटर के चौड़ाई की नहर है, जैसे हमारी BRB नहर है। कभी आप उसका मुआवजना करना चाहें तो आप BRB को देख लें, उससे थोड़ी बड़ी कर लें, बिल्कुल सेम BRB का नक्शा है। लेकिन BRB में और कोरिनिथ नहर में इतना फ़र्क है कि वो जंगल है कोरिनिथ के दोनों साइडों पे, यूनान में भी और तुर्की में भी, और हमारी BRB के दोनों साइडों पे फसलें हैं। फ़र्क उसमें इतना है। और हमारे पाकिस्तानी जो एजेंट हैं और डंकर हैं, जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं या दुनिया के कोई भी मुल्क का, श्रीलंका या फ़र्ज़ करें किसी भी मुल्क का बंदा जाता है, उस जंगल के सहारे वो वहाँ से मूव करता है। अच्छा, जंगल का सहारा लेके वहाँ से वो डंकी कामयाब होती है। और फिर उस नहर के बाद कौन सा मुल्क आता है? नहर के बाद सबसे जो पहला उनका छोटा गांव विलेज आता है, उसका नाम है मोनो मुश्तराकी। मोनो मुश्तराकी के किनारे पे मोटरवे है, वहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पे मोटरवे है, जिस मोटरवे से यूनान के गोरे डंकर आते हैं जो पाकिस्तानी को 5-5 करके ले जाते हैं। या एक शाहजोर जितनी गाड़ी आती है जो 25-25 बंदों को बिठा के वहाँ से एथेंस शहर जो यूनान का कैपिटल है ले जाते हैं। अच्छा, आगे असल तो जो मेन जो जगह होती है जहाँ पहुँचना होता है वो तो जर्मनी होता है। एथेंस है। एथेंस से यानी यूनान से यूरोप शुरू हो जाता है। यूनान यूरोप का पहला मुल्क है। आपने 8 दफ़ा डंकी लगाई, 8वां दफ़ा आपने कैंसिल, 9वीं दफ़ा जाके कामयाब हुए। वो कैंसिल कैसे, मतलब 8वीं दफ़ा में कितने, 8 डंकियों में कितने आपको मसाइल आए, कितनी दफ़ा मैं पहली दफ़ा पकड़ा गया तो यूनान के फ़ौजियों ने हमें बट मारे, उन्होंने हमें ठुड्डे मारे, मार के एक लड़के के उन्होंने यहाँ तक के उसकी एक पसली फ्रैक्चर कर दी। ओहो। तो लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह का करम हुआ, कुछ दिनों के बाद वो लड़का ठीक हो गया। उसके बाद उसने फिर डंकी लगाई। इसी तरह हम जब भी नहर पर जाते थे, नहर पर हर दफ़ा हम 2 रातों के बाद 3 रातों के बाद पकड़े जाते थे। कभी ना कभी कोई ट्रक पीछे से आ जाता था और या कोई ट्रक दूसरी तरफ से आ जाता था। और ट्रक क्या पुलिस वाले होते थे? ट्रक में रेंजर होती है। अच्छा, रेंजर। और उनके पास कुत्ते होते हैं, वो कुत्ते निकाल लेते हैं और उसके गले में एक ट्रांसमीटर डाल देते हैं। वो कुत्ता जिधर जिधर जा रहा होता है पीछे वो उनके पास एक नेविगेशन होती है, उसके ऊपर नक्शा आ रहा होता है और कुत्ता उधर ही जाता है जहाँ पर पैरों के निशान होते हैं और वो कुत्ता डंकी वाले पॉइंट पे पहुँच जाता है। लेकिन ऐसा जब आर्मी का ट्रक आता है तो डंकर उससे पहले ही अपने बंदों को लेके वहाँ से पहाड़ की दूसरी सतह पे चला जाता है, मूव कर जाता है। ऐसा नहीं हुआ कि 8 दफ़ा आप नाकाम हो गए थे, 9वीं दफ़ा आपने कहा छोड़ो यार ये क्या, अब वापसी आने को दिल नहीं किया? बस जब मैंने 6वीं या 7वीं डंकी लगाई, मेरी वालदा से मेरी बात हुई तो मेरी वालदा ने कहा कि बस करो, अब तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने एक ज़िंदगी का आज़म बनाया है, मैं एक दफ़ा यूरोप ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि मेरा छोटा भाई यूरोप में ऑलरेडी मुकीम था और वो 10 साल से पाकिस्तान नहीं आया था। इसी वजह से मैंने ये ठान लिया कि मैं अपने भाई के पास ज़रूर पहुंचूंगा। तो उसके बाद फिर मैं 8वीं डंकी जब मैंने लगाई तो फ़ौजियों का ट्रक मुझसे 2 किलोमीटर के फासले पे था, जबकि मैंने पूरे जिस्म पे कीचड़ माला हुआ था। अच्छा। और फ़ौजी मुझे देख रहे, मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नज़र आया कि शायद ये जंगल में एक पुतला खड़ा है और वहाँ से मैंने मूव किया नहर की तरफ। कुछ फ़ौजी मेरे पीछे आ गए, मैं जंप करके मैं नहर में
मतलब कूद गया और मैंने गोता लगा कर नहर पार कर ली। आपको तैराकी वगैरह आ गई थी? मुझे तैराकी आती है। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस नहर में कई जगह पे इतना इतना पानी है, आप ऐसे चल के भी पार कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ चंद लोगों को पता होता है, जिनको पता है वो बगैर एजेंट और डंकर के भी यूनान पहुंच जाते हैं। अच्छा हाँ। तो फिर जब वो पीछे आ गए पुलिस वाले, जब मैं नहर पार कर गया तो कानून के मुताबिक नहर के दूसरी तरफ तुर्की आर्मी नहीं आ सकती, उनको अलाउ नहीं, ऑर्डर नहीं है। उसके बाद मैं जंगल में मूव कर गया और वो एक जजीरा शुरू हो गया। उस जजीरे पर जब मैं मेन रोड की तरफ मूव करना शुरू मैंने किया, जजीरा जब ख़त्म हो रहा था तो आगे एक छोटा सा रोड आ गया, लेकिन वहाँ से फिर आर्मी मेरे पीछे आ गई। यूनान की आर्मी ने मुझे राउंड अप कर लिया। तो फिर मैं एक पहाड़ की निचली सतह की तरफ चला गया, एक गार में छुप गया जाकर। तो तकरीबन 1 घंटा पैदल चलने के बाद मुझे वो गार मिली। मेरे पास एक पानी का बैग था, कुछ चंद चने थे, चंद बिस्कुट के पैकेट थे और मेरे पास एक खंजर था। कुछ मैंने एक फोर्स की ट्रेनिंग की हुई है और मेरे उस्ताद ने मुझे जंगल में रहने का सर्वाइवल सिखाया था कि आप अगर जंगल में फंस जाओगे तो आपने कैसे ज़िंदा रहना है। तो वो मेरे 15 दिन जो थे वो एक मेरा सर्वाइवल था। 15 दिन आप उसी गार में रहे? 15 दिन मैं कभी गार में छुप जाता था, कभी मैं पहाड़ के ऊपरी सतह पे जाके सो जाता था, वहाँ से फूल खाता था, पत्ते खाता था, कच्ची मच्छी खा जाता था, मछली पकड़ लेता था। वहाँ पर एक छोटा सा झील थी, झील के किनारे आके मैंने एक कुंडी रखी हुई थी बैग में, वो कुंडी के ऊपर मैं ना कोई कीड़ा पकड़ के लगा देता था। और एक दिन मेरी किस्मत इतनी जागी कि मुझे 2 किलो का एक पीस जो है ना मछली का मिल गया। वो मछली मैं सूरज की हीट पे पकाता था। सूरज की हीट पे? सूरज की हीट पे वो एक तरीका होता है, पत्थरों के दरमियान रख दें तो मछली अंदर से गल जाती है, वो आप खा सकते हैं। अच्छा। ओह, कोई आप बता रहे थे कि आपने कीड़े मकोड़े भी कुछ इस तरह की चीज़ें? हाँ, उसके अलावा मैं जब मछली मेरी ख़त्म हो गई, चने भी ख़त्म हो गए, तो आबशार एक पहाड़ की 2-3 जगह से पानी टपकता था, वो मैं पीता था वहाँ से। वो आबशार का पानी होता है, ऐसे तुबके गिरते हैं। उसके अलावा केले के अंदर सुराख करके केले के दरख्त में, वहाँ से मैं पानी भर लेता था। बांस में भी पानी होता है, बांस से मैं पानी पी लेता था। बांस की मैंने एक स्टिक बनाई और उस स्टिक से मैं केकड़े पकड़ के और छोटे कीड़े मकोड़े जिनसे जिंदा रहा जा सकता है, जैसे केकड़ा होता है, इसी तरह केकड़े जैसा एक डोका होता है, वो मैं पहाड़ के निचली सतह पे जो पानी होता है उसके नीचे डोके होते हैं, वो भी एक मछली की नस्ल होती है, वो मैं पका के खा लेता था। आपको ये सारी मालूमात कैसे आई कि आपने इतनी देर जिंदा भी रहे? क्या कोई डंकर के साथ तो नहीं कोई आपकी वो? नहीं, मैं पाकिस्तान में भी मेरे कुछ उस्ताद थे, मेरे अब्बू भी आर्मी में थे, मेरे मामू भी थे। उन्होंने मुझे कुछ ट्रेनिंग दी हुई थी कि अगर ज़िंदगी में तुम्हें कोई ऐसा मौका आ जाता है तो सर्वाइवल कैसे करना है। अच्छा, आपकी बाद में आपने बताया कि 8 दफ़ा नाकामी के बाद 9वीं दफ़ा आपकी डंकर के साथ कोई मुलाकात, कोई इतनी वो मोहब्बत होगी, डंकर ने आपको लेके चला गया? हाँ, डंकर ने मुझे अपने पास रख लिया। मैं बर्तन धोता था, खाना बनाता था लोगों के लिए। डंकर के लिए जी। जैसे समझ लें कि खानसामा बन गया मैं उनका। जैसे एक आप समझ लें घरों में लोगों ने सर्वेंट रखा होता है, तो वो मुझे उसकी खिदमत करने का ये मतलब फ़ायदा हुआ कि पूरे पैसे नहीं देने पड़े। 300-400 यूरो यानी जो सिर्फ फ़ीस थी रास्ते की, वो उसने मुझसे ली और मुझे फ्री में यूनान पहुंचा दिया। अगर कोई यूरोप में जाना चाहता है तो मैं भाइयों से इल्तमास करूंगा, पहली बात तो अपनी जान की बाजी मत लगाएं। 10 लाख रुपया दे के अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं और जाके आपको पहले तो काम नहीं मिलता जल्दी, दूसरे नंबर पे मैं आपको ये क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि एजेंट जो आपको सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, असल हकीकत उसके बरक्स है। या तो बर्तन धोने का काम मिलता है, या फसलों में काम मिलता है, फूल तोड़ने का, या अंगूर तोड़ते हैं पाकिस्तानी, या आपने कभी देखा हो इधर इशारों पे अक्सर चंगड़ों के बच्चे गाड़ियाँ साफ़ कर रहे होते हैं। इस तरह जिन लोगों को काम नहीं मिलता वो गाड़ियाँ साफ़ करते हैं। मैं पाकिस्तानियों का हकीकत बताना चाहता हूँ कि जो 3rd क्लास से 3rd क्लास काम है वो पाकिस्तानी यूरोप में जाके करते हैं और पाकिस्तान में आके मिनरल वाटर की बोतल पकड़ के कहते हैं मैं यूरोप से आया हूँ। मेरी अपने परदेसी भाइयों से ये इल्तमास है कि जो भी यूरोप से आए पाकिस्तान आके बताए कि मैं वहाँ पर कितनी हार्ड जॉब करके आया हूँ, मैं मजदूरियाँ कर कर आया हूँ। अगर मेरे पास चंद पैसे हैं, सबसे पहले मैं जान हथेली पे लगा के गया
और मैंने जाके बड़ी मुश्किल तरीन जॉब्स की और घर वालों को पैसे भेजे।